गुड मॉर्निंग दोस्तों। आज है 28 अगस्त 2021 और आज हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदूज न्यूज़पेपर को। दोस्तों, अगर आप इसकी पीडीएफ फाइल को डाउनलोड करना चाहते हैं तो लिंक दिया हुआ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लो, वहाँ पर इसकी पीडीएफ फाइल आपको मिल जाएगी। या फिर आप सीधा जो है वो टाइप कर सकते हैं, अपने पास इकोनॉमिक्स ईजी है टेलीग्राम चैनल पर, और वहाँ पर आपको हमारा चैनल मिल जाएगा, वहाँ से भी पीडीएफ फाइल आप डाउनलोड कर सकते हैं। दोस्तों, यहाँ सबसे पहली न्यूज़ जो निकल कर आ रही है वो है सेंटर टू ईज पाथ फॉर मोनेटाइजेशन। अब आपको याद होगा, मैंने लास्ट क्लास में भी आपसे डिस्कस किया था कि जो सरकारें हैं वो ये कह रही है उनके पास जो अनयूज्ड एसेट्स पड़े हुए हैं या जो अनयूज्ड लैंड एंड प्रॉपर्टीज़ पड़ी हुई हैं उनको वो लीज पर उठाएगी, चाहे वो 20 30 50 साल जितने भी सालों के लिए हो, प्राइवेट सेक्टर को। और बदले में उनसे क्या लेंगे, कुछ एक बल्कि अमाउंट का पैसा लेंगे, और ये पैसा हम इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट के ऊपर इन्वेस्ट करेंगे। दोस्तों, यहाँ पर मैं आपको पहले क्लियर कर दूँ, ये डिस इन्वेस्टमेंट तो बिल्कुल भी नहीं है। देखो, डिस इन्वेस्टमेंट में क्या होता है, गवर्नमेंट अपनी स्टेक होल्डिंग बेच देती है। यहाँ गवर्नमेंट अपनी लैंड एंड प्रॉपर्टी को बेच नहीं रही है, बल्कि उस अनयूज्ड लैंड एंड प्रॉपर्टी को प्राइवेट सेक्टर के हाथों में दे रही है, और प्राइवेट सेक्टर उसको अपने तरीके से यूज़ करेंगे एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के अंदर, और बदले में वो उनसे लीज चार्जेस लेंगे। जैसे रेंट होता है ना, वैसे ये लोग भी लेंगे। तो सरकारों के पास पैसों की जो कमी है वो यहाँ से पूरी हो जाएगी, और जो लैंड बेकार में पड़ी हुई है वो थोड़ी प्रोडक्टिव तरीके से यूज़ में आएगी, जिससे कि इकोनॉमी के अंदर जो जीडीपी है वो उनका इंक्रीज़ होना शुरू हो जाएगा। तो वही यहाँ पर लिखा हुआ है, आप देख सकते हैं कि नीति आयोग ने जो है 6 लाख करोड़ रुपए जो है वो डिसाइड किए कि इस स्कीम के तहत उन्हें 6 लाख करोड़ की जो है पैसा मिलेगा नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन के थ्रू, जिससे वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में वो आगे क्या करेंगे, उसको इन्वेस्ट करेंगे। इसके अंदर क्या रहेगा, जो फाइनेंशियली स्टेबिलिटी है, जो डेवलपमेंट है वो बनी रहेगी, और इसमें फाइनेंस मिनिस्टर इन पूरी चीज़ों को रेगुलेट करते रहेंगे। यहाँ पर कौन कौन से जो प्लेयर्स हैं वो आपको देखने को मिलेंगे, जैसे आरबीआई होगी, सेबी होगी, प्रोविडेंट फंड रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी जिसको पीएफआरडीए बोलते हैं, और आईआरडीए इंश्योरेंस रेगुलेशन डेवलपमेंट अथॉरिटी, ये सब। और जो हमारे जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं, ठीक है, आप बताओगे कौन है हमारे फाइनेंस मिनिस्टर, वो सारे लोग इसको डिज़ाइन करेंगे पूरी तरीके से कि किस तरह से इस पूरे प्रोग्राम को चलाया जाएगा, किस तरह से पैसों को कहाँ पर इन्वेस्ट किया जाएगा। जो पेंशन फंड, जो इंश्योरेंस म्यूचुअल फंड, बैंकर हैं, वो इन जगहों पर पैसा अपना इन्वेस्ट कर सकती है रियल एस्टेट इन्वेस्टमेंट के अंदर, क्योंकि ये जो प्राइवेट प्लेयर्स होते हैं ये हमेशा हमेशा इस ताक में रहते हैं कि कब गवर्नमेंट अपनी चीज़ों को बेचेगी और कब हम उनको बाय करके उनको सही इस्तेमाल कर सकते हैं। तो दोस्तों, मैं तो कहूँगा गवर्नमेंट की तरफ से ये जो पाथ लिया गया है ना, या ये जो स्टैंड लिया गया है, बहुत ही अच्छा स्टैंड है। क्योंकि देखो, इसमें गवर्नमेंट की प्रॉपर्टी भी नहीं जा रही है। मतलब एक होता है आप बेच रहे हो चीज़ तो उसमें पैसा तो मिल रहा है, लेकिन प्रॉपर्टी जा रही है। लेकिन यहाँ पर प्रॉपर्टी नहीं जा रही, बल्कि एक तरह से प्रॉपर्टी का यूसेज जा रहा है। बाकी प्रॉपर्टी गवर्नमेंट के ही हाथों में रहेगी, और जो अनयूज प्रॉपर्टी है उसका एक अच्छा सा यूटिलाइजेशन भी हो जाएगा, और पैसे का पैसा मिलेगा, और उस मिले हुए पैसे से इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट को हम आगे बढ़ा पाएंगे। तो ये पूरा मामला है एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर, ठीक है। चलिए, इसके बाद अगर हम यहाँ पर आगे चलें तो यहाँ पे आपको ये छोटी सी एक न्यूज़ है कि आसाम के अंदर एक नया इकोलॉजिकल जो है वाइल्ड लाइफ सेंचुरी देखने के लिए मिली है, तो ये उस पर बात करें, ठीक है। तो आप इसको एक बार अपने लेवल पे पढ़ लेना, क्योंकि देखो यहाँ से क्वेश्चन आने के चांस थोड़े कम होते हैं, इसलिए मैं ज़्यादा इन चीज़ों पर डिस्कस नहीं करूँगा। ये आसाम की बात बोल रहा है, ठीक है। तो अगर आप अपने लेवल पे पढ़ना चाहें, अगर आपको इंटरेस्ट है तो आप बिल्कुल पढ़ सकते हैं, ठीक है। चलो, इसके बाद हम थोड़ा सा नीचे चलते हैं। यहाँ पर आपको इस पेज पर कुछ भी नहीं मिलेगा, और इस वाले पेज पर भी कुछ ऐसे खास नहीं है। थोड़ा सा लोकल न्यूज़ है, इसलिए मैं ज़्यादा इसको जो है कंसीडर नहीं करूँगा। देखो, यहाँ पर एक चीज़ बोली गई है कि आपको पता होगा, जो दिल्ली के जो चीफ मिनिस्टर अरविंद केजरीवाल है, इन्होंने एक देशभक्ति बजट चलाया था, जिसके तहत उन्होंने कहा था कि जितने भी सरकारी स्कूल हैं उनके कैरिकुलम में हम एक देशभक्ति एनालिसिस भी जोड़ेंगे, जिसके अंदर बच्चों को ये पता चलेगा कि आखिर जिस देश में वो रह रहे हैं उस देश में उस स्वतंत्रता को पाने के लिए, उस इंडिपेंडेंस को पाने के लिए हमारे कौन कौन से फ्रीडम फाइटर्स अपनी जान गंवाई थी, जिससे उनके हर्ट में एक पेट्रियोटिक फीलिंग बनी रहे। क्योंकि आजकल के यूथ के अंदर वो चीज़ें नहीं मिल रही जो हमारे टाइम में या हमसे पहले के बच्चे थे उनको वो चीज़ मिली। आज हमें हमारी आज़ादी का एहसास है, लेकिन जो ये नई जनरेशन जो पैदा हो रही है इनको कोई एहसास नहीं, बिकॉज ये जिस टाइम पैदा हुए उस टाइम चीज़ें थोड़ी मॉडर्नाइज हो गई, तो उन्हें समझ में ही नहीं आता कि हाँ, पहले कभी ऐसा कुछ होता था कि कोई हम पर रूल करता था। तो यहाँ देशभक्ति प्लान के बजट के तहत इन्होंने कहा था कि सरकारी स्कूल के अंदर हम ये वाला देशभक्ति वाला प्लान चलाएंगे, जिसमें लोगों को या बच्चों को बताएंगे कि किस तरह से हमारे फ्रीडम फाइटर्स ने ये सारी चीज़ें की। अब क्या होता है ना कि इन चीज़ों को प्रमोट करने के लिए एक ब्रांड एम्बेसडर लेना होता है, और वो ब्रांड एम्बेसडर ऐसा होना चाहिए कि लोग उससे इन्फ्लुएंस हो जाएं, कि वो जो बोले वही वो लोग करें। तो सोनू सूद इसके लिए सबसे बेस्ट एग्जांपल बनते हैं। रीज़न, क्योंकि अभी आपको पता ही पिछले 1.5 सालों के अंदर कोविड-19 के अंदर सोनू सूद का एक कंट्रीब्यूशन बहुत ही अच्छा रहा कि उन्होंने लोगों की हेल्प की। इवन बिहार के लोगों ने इनका स्टैचू तक बनवाया, रोडों पर इनके नाम से रोड का नाम बिल्ड कर दिवा दिया। क्यों? क्योंकि इन्होंने
कोविड-19 के टाइम पर जो माइग्रेंट्स वर्कर्स जो यहाँ फंसे हुए थे उनके लिए बसेस अरेंज करके उनको वहाँ तक पहुँचाया। तो सोनू सूद उन सभी लोगों के लिए एक रियल हीरो के रूप में रोल प्ले करते हैं। रियलिटी के अंदर रियल हीरो हैं, लेकिन अगर आप ऑफ द स्क्रीन देखोगे, ऑन द स्क्रीन देखोगे टीवी वगैरह पे, तो ये एक विलन का रोल प्ले करते हैं। बट यहाँ पर इन्होंने जो देश के लिए प्ले किया है वो एक हीरो की तरह प्ले किया है, और इस बात का फ़ायदा उठाते हुए इनको ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया है देश के मेंटोर प्रोग्राम के तहत। मतलब देश के मेंटोर एक कैंपेन है, एक प्रोग्राम है, इसके लिए इनको क्या बनाया गया, उनका ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया। दोस्तों मैं सोचता हूँ कि अगर इस टाइप के ब्रांड एम्बेसडर बनाए जाएंगे तो कहीं ना कहीं इन प्रोग्राम को एक अच्छा इनिशिएट, एक अच्छा बूस्टर, एक अच्छा रैंप अप मिलेगा, क्योंकि लोग इनसे बहुत प्रभावित, इवन मैं खुद इनसे प्रभावित हूँ सच बोलूँ तो, क्योंकि इनके काम करने के तरीके, इन्होंने जिस तरह से हेल्प की, तो हमें भी लगा कि हमें भी अपने अपने लेवल पे इस टाइप की हेल्प्स करनी चाहिए। तो ये यहाँ पर एक छोटा सा लोकल न्यूज़ थी, बट बताना मेरे लिए ज़रूरी था, इसलिए आपको बता दिया, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर अगर हम आगे चलें, ये थोड़ा सा देखो, बहुत सारे आपको यहाँ पर नज़र आएंगे, कुछ लोकल न्यूज़, कुछ ऐसी न्यूज़ जो हमें नहीं पढ़नी चाहिए। चलिए, यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब यहाँ एडिटोरियल पार्ट पर आते हैं। अच्छा, एडिटोरियल पार्ट में यहाँ पर मैं आज 3 एडिटोरियल, 4 हैं, चारों की चारों डिस्कस करूँगा। देखो यहाँ पर सबसे पहला एडिटोरियल तो वही है जो अभी हमने पढ़ा था, एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर। ये पूरा एडिटोरियल आप खुद एक एक लाइन पढ़ना। रीज़न पता है क्या है, कि एडिटोरियल को पढ़ने से आपकी इंग्लिश इंप्रूव हो जाती है, क्योंकि इसमें जो वर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो बहुत ज़्यादा हाई क्वालिटी के नहीं होते, बल्कि इस तरीके से लिखे जाते हैं एक पर्सनल नेचर की तरह, कि एक इंसान को आसानी से समझ आएगा, उसे बेसिक इंग्लिश की नॉलेज भी है। यहाँ पर जो एसेट्स मोनेटाइजेशन को लेकर बात बोली जा रही है वो ये बोली जाती है कि गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है कि एसेट्स मोनेटाइजेशन करने से वो अराउंड 6 ट्रिलियन रुपीज़ का रेवेन्यू जनरेट कर लेंगे अगले 4 सालों के अंदर, जिससे गवर्नमेंट जो है इन पैसों का यूज़ वो इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट में करेगी, जैसे रोड्स हो गया, कोल माइंस हो गए, इन सब चीज़ों पर करेगी, और जितना भी पैसा आएगा उनको सोशल वेलफेयर के ऊपर लगाएगी, ना कि गवर्नमेंट अपने पर्सनल नेचर के जो एक्सपेंडिचर है उनको करेगी। यहाँ पर ये बोला जा रहा है कि सबसे पहली चीज़ तो ये है कि हम इसको ट्रिपल पी मॉडल के ऊपर काम करेंगे। ट्रिपल पी मॉडल मैंने आपको बताया था, पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप होता है, यानी कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिनमें प्राइवेट के साथ पब्लिक सेक्टर अगर मिल जाए तो ऐसे में जो भी प्रोग्राम है उसको एक अच्छा बूस्टअप मिलता है, एक अच्छा इनिशिएट मिलता है, क्योंकि अकेले अगर पब्लिक सेक्टर की बात करें तो वो अच्छी क्वालिटी का प्रोडक्ट नहीं बना पाता है, तो इसमें प्राइवेट सेक्टर का कंट्रीब्यूशन होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। जैसे एयरपोर्ट्स का ले लो, एयरपोर्ट में कंस्ट्रक्शन के लिए लैंड गवर्नमेंट प्रोवाइड करा देता है, इंफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट सेक्टर का देता है, जब दोनों मिलते हैं तभी एक बढ़िया सा इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डअप होता है। तो ये उसके बारे में बोल रहा है। तो प्लीज़ आप इस एडिटोरियल की एक एक लाइन को पढ़ लेना, आपको प्रॉपर समझ आएगी, क्योंकि मैंने इसको इस तरीके से आपको पहले ही समझा दिया था, ठीक है। अब यहाँ पर देखो लेफ्ट हैंड साइड पर जो एडिटोरियल आपको देखने को मिलेगा, दैट इज फाइल्ड टू नाइन्स। अभी फाइल्ड टू नाइन्स का मतलब क्या है, जो लोग डेली हमारा न्यूज़पेपर एनालिसिस देख रहे हैं उनको पता होगा कि अभी सुप्रीम कोर्ट के अंदर बहुत सी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, तो अराउंड 9 सीट्स को लेकर वैकेंसीज जो है वो फुलफिल करने की बात बोली गई है। और कल की डेट में जो भारत के हमारे राष्ट्रपति यानी प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया है, उन्होंने क्या किया है, इन 9 नामों को अपने पास ले लिया है। अब वो डिसाइड करें कि 9 नामों में से कितने लोगों को हमें अपॉइंट करना है, कितनों को नहीं। इसमें से 3 महिलाओं के नाम है, जिसमें से एक महिला है जिनको उम्मीद किया जा रहा है कि उन्हें सुप्रीम कोर्ट का जज बना दिया जाएगा। तो ये भारत में पहली बार ऐसा होगा कि एक महिला जज जो है वो अपॉइंट की जाएंगी। देखते हैं क्या ये जो इतिहास जो रचा जाएगा क्या वो हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। दोस्तों हमारे भारत के अंदर जितनी भी वैकेंसीज खाली पड़ी हैं, अगर उनको तरीके से फिल किया जाए तो जो कोर्ट की जो प्रोसीजर, जो लंबी लंबी हायरिंग होती है वो थोड़ी सी कम हो सकती है। मैं ये नहीं कह रहा खत्म हो जाएंगी, हायरिंग की जो डेट्स हैं वो थोड़ी थोड़ी लेवल पे कम होनी शुरू हैं, क्योंकि जब अपॉइंटमेंट होगा जजेस का तभी तो केस जो है जल्दी से निपटारे किए जाएंगे। तो इस बात को लेकर जो हमारे अभी के जो चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, दैट इज सीवी रमना, उन्होंने बहुत इनिशिएट, उन्होंने बहुत ज़्यादा मतलब इस चीज़ पर फोकस किया कि गवर्नमेंट को जल्दी से जल्दी जो है इस 9 वैकेंसीज को फिलअप करना चाहिए, जिससे कि हमारे यहाँ पर रैंप अप हो सके, जल्दी जल्दी जो चीज़ें हैं वो निपट सकें। तो ये पूरा एडिटोरियल उसी पर बेस्ड है, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं, ठीक है। ये पूरा आप पढ़ लेना, ठीक है, आपको प्रॉपर समझ आएगा। इसके बाद बात करते हैं नियर एंड प्रेजेंट। दोस्तों नियर एंड प्रेजेंट बेसिकली ये बात कर रहा है अफगानिस्तान की, कि अफगानिस्तान में जो कल की डेट में जो हमला हुआ है काबुल एयरपोर्ट पे, उसमें अराउंड 100 लोगों की जानें गई हैं। तो ये कहा जा रहा है कि क्या इसका इम्पैक्ट कोई इंडिया पे पड़ेगा। द आंसर इज येस, बिल्कुल इंडिया पर इसका इम्पैक्ट पड़ेगा, वो भी नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ेगा, बिकॉज बहुत सारे इंडियंस अभी भी वहाँ पर फंसे, और अगर नहीं भी फंसे होते तो अगर काबुल एयरपोर्ट पर ऐसे धमाके हो रहे हैं तो कोई बड़ी बात नहीं कि पाकिस्तान से मिलकर हमारे यहाँ भी धमाके करवा दे, क्योंकि इनका बेसिकली जो ग्रुप है वो पूरा टेररिस्ट ग्रुप है, और
इनको बहुत सी कंट्री बैक सपोर्ट कर रही है, मतलब फ्रंट में नहीं आ रही है लेकिन बैक में, मतलब पीछे ही पीछे इनको क्या कर रही है, सपोर्ट करती हुई चल रही है, जिसकी वजह से इनका जो स्ट्रेंथ है, जो इनके काम करने के तरीके हैं, जो इनके बम ब्लास्ट करने के तरीके हैं, वो बढ़ते ही जा रहे हैं। दोस्तों यहाँ सिक्योरिटी को बहुत ज़्यादा कंसर्न की जा रही है। अभी तक हम पाकिस्तान से नहीं निपट पा रहे थे, एक पाकिस्तान का बड़ा भाई और आ गया, दैट इज़ तालिबान। तो अब इससे कैसे निपटाए, तो मैं आपको बता दूं, इंडिया वालों के लिए एक बहुत ही खतरा है यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पर जो चाइना है वो अपनी प्रोडक्ट की मार्केटिंग करने के लिए तालिबान को कई सारे वेपन्स बेचेगा और तालिबान उनको शूट करने के लिए, उनको ट्रायल के लिए इंडिया में यूज़ करेगा। तो हमारी इंडिया के लिए इस पर एक बहुत बड़ा सिक्योरिटी थ्रेट बना हुआ है कि किस तरह से ये अफगानिस्तान को जिस तरह से कैप्चर किया गया है, तो ये कहीं ना कहीं बाकी सभी कंट्रीज़ के लिए भी बहुत ज़्यादा हार्मफुल हो सकता है। मैं बात करता हूँ जैसे साउथ अफ्रीका या जितने सिडान छोटी छोटी कंट्रीज़ हैं, उनके ऊपर तालिबान का एक कब्जा जो होता है, या कह सकते हो वहाँ पर जो मार धाड़ वाली चीज़ें होती है वो यहाँ पर करने की कोशिश करते हैं। और कहा यह भी जा रहा है कि ये जो शुरुआत है अब वो इंडिया से ही करने वाले हैं। देखते हैं आगे जाके क्या होगा। तो ये एडिटोरियल पूरा उसी पर बेस्ड है, ठीक है। लश्कर ए तैयबा वगैरह जो होते हैं ना, वो सारे इन्हीं के ग्रुप हैं। अब यहाँ पर एक एडिटोरियल है, केरला के अंदर कोविड-19 के जो केसेस हैं वो बढ़ने शुरू हो गए हैं। दोस्तों मैं आपको बता दूं, हर साल अगर आप एक पिछला ट्रेंड आप लेते हुए चलोगे तो आप हमेशा नोटिस करोगे कि जो शुरुआत होती है कोविड-19 के केसेस की, वो केरला, मुंबई, महाराष्ट्र इनसे ही होती है। तो यहाँ पर वो लहर दोबारा से देखने को मिल रही है कोविड-19 की, कि जो केरला वाली स्टेट है उसके अंदर सडनली राइज देखने को मिल रहा है। हर वीक, हर हफ्ते जो कोविड-19 के केसेस हैं वो रैंप अप होते हुए नज़र आ रहे हैं। और अब ये कहा जा रहा है कि जो थर्ड वेव है वो बस आने ही वाली है, क्योंकि यहाँ से फैलनी शुरू हो गई और वो पूरे इंडिया के अंदर फैल जाएगी। तो अब इसको ज़्यादा पढ़ने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये एक ऐसी न्यूज़ है जो ग्लोबल लेवल की है, जिसमें हर दिन चेंज आते रहते हैं, ठीक है। तो चलिए, आपको मैंने ये एडिटोरियल वाला पार्ट भी पूरा कंप्लीट करा दिया है। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा लोकल न्यूज़ है, इसलिए हम ज़्यादा इस पर फोकस नहीं करेंगे। और यहाँ पर एक न्यूज़ आई है, ये देखिए, जलियांवाला मेमोरियल रिनोवेटेड। मैं आपको पहले समझाता हूँ जलियांवाला बाग है क्या आखिर। देखो क्या हुआ था कि 13 अप्रैल 1919 के अंदर एक जलियांवाला बाग पंजाब में, जहाँ पर आपका गोल्डन टेम्पल है ना, जस्ट वहीं से आधा किलोमीटर की दूरी पर ही है, वो आधा भी नहीं बल्कि उससे भी कम किलोमीटर की दूरी पर जलियांवाला बाग है। वहाँ पर क्या थे, इंडियंस जो हैं, वैसाख होती है ना, तो वहाँ पर आपस में मिलते जुलते हैं ग्राउंड में, बहुत सारे लोग इंडियंस वहाँ पर इकट्ठा थे और एक दूसरे को बधाइयाँ दे रहे थे। उसी टाइम पर जो है अंग्रेज़ों की तरफ से जो हायर अथॉरिटी है, वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि ये लोग पता नहीं क्या हमारे बारे में सोच रहे हैं, क्या प्लानिंग करें हमको लेकर, तो जितने भी लोग हैं इनको शूट आउट कर दो, चारों तरफ से घेर लो और इनको शूट करना शुरू करो। और वहाँ पे बहुत सारे लोग थे और सभी अंग्रेज़ों ने पूरा घेरा बना के शूट करना शुरू कर दिया। और जब शूट करना शुरू किया तो ऐसे में कई सारे लोगों की जो है वहाँ पर डेथ होगी। कई सारे लोग वहाँ पर एक कुआं बना था उसमें कूद गए, ये सोच कर कि अंग्रेज़ों की गोली से बेहतर है कि हम कुएँ में दब के मर जाए। तो इसीलिए उसको एक मेमोरियल की तरह यूज़ किया जाता है, जिसको हम अपने पास शहीदी वेल भी बोलते हैं, मतलब उस पर्टिकुलरली कुएं को हम शहीदी वेल बोलते हैं। अभी कहा जा रहा है कि लोगों को इसके बारे में पता होना चाहिए कि हाँ क्या हुआ था हमारे हिस्ट्री के अंदर, हमारा पास्ट कैसा था। तो उसको लेकर कई सारे रेनोवेशंस, क्योंकि देखो जैसे मौसम बदलता है तो चीज़ें भी बदलनी शुरू हो जाती हैं, जो लैंडेड बिल्डिंग है वो थोड़ी सी ख़राब होने लगती है, तो ऐसे में उसकी रेनोवेशन की बात यहाँ पर बोली जा रही है। तो वही लिखा हो कि जलियांवाला बाग जो है उसको रेनोवेट करने की यहाँ पर बात की जा रही है कि किस तरह से उसको रेनोवेट किया जाए उस म्यूज़ियम को, ताकि लोगों के अंदर जो मेमोरियल जो भावना है वो उसके अंदर बनी रहे और लोगों को पता चले कि उनके पास्ट में हिस्ट्री के अंदर क्या क्या चीज़ें वहाँ पर हुई हैं, ये सारी चीज़ें। तो ये एक न्यूज़ थी जो आपके लिए बताना ज़रूरी है। बस आपको इसमें डेट क्या याद करनी है कि वो तारीख कब थी, 13 अप्रैल 1919। मैं बता दूं 13 अप्रैल 1919 ही वो तारीख थी जहाँ पर वो गोली वाली जो गोली वगैरह थी वो वहाँ पर चलाई गई थी, ठीक है। इसके बाद अगर हम आगे यहाँ पर चलें तो यहाँ पर अफ़गान की सिचुएशन बहुत अनसर्टेन है, यानी आज कुछ होता है कल कुछ होता है, अफ़गान वाले कहते कुछ है करते कुछ है, उसका जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो इंडिया पे पड़ेगा। ये सारी बातें यहाँ पर हो गई हैं। इसके बाद अगर हम आगे चलें यहाँ पर, तो ये थोड़ा सा एक ब्लैक होल को लेकर बात बोली गई है कि जो ब्लैक होल पाया गया है जिसको नाम दिया गया NGC 7733 और NGC 7734, ठीक है। ज़्यादा हम इस पर फोकस अभी नहीं करेंगे, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर हिमालयन को लेकर बोला गया है कि हिमालय पर कई सारे प्रोजेक्ट को जो है वो ग्रीन चिट दे दी गई है। अब मुझे ये नहीं समझ आता कि हिमालय पर अगर हम बात करें कंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट्स की, इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स की, वो एक लेवल से ज़्यादा होने पर वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम पूरा बिगड़ जाता है और फिर आपको कई सारी चीज़ें ऐसी देखने के लिए मिलती हैं कि वहाँ पर बाढ़ आ रही है, कहीं कुछ आ रहा है। तो ऐसे में मुझे ये नहीं समझ आया कि गवर्नमेंट को कि क्यों ये इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट पर ग्रीन चिट मिल गई है, कैसे इनको इकोलॉजिकल क्लियरेंस मिल गई, कैसे वहाँ पर क्लाइमेट वालों ने इनको क्लियरेंस दे दी। बिकॉज जितने ज़्यादा वहाँ पर प्रोजेक्ट्स होंगे, समझ जाओ, वहाँ का इकोलॉजिकल सिस्टम बिगड़ेगा और नेचुरल डिजास्टर जैसे सिचुएशन बढ़नी शुरू हो जाएंगी, ठीक है। तो 7 टोटल प्रोजेक्ट है जिनको क्या दे दी गई, ग्रीन चिट दे दी गई है।
इसके बाद अगर हम आगे चले यहाँ पर, अब मुझे लगता है बिजनेस सेक्शन की ओर अब हमें जाना पड़ेगा। तो बिजनेस सेक्शन की ओर अगर हम जाते हैं तो यहाँ पर एक बात बोलिए कि इंडिया और ऑस्ट्रेलिया जो है वो आगे जाके अपनी ट्रेड को ईज बनाने के लिए बात करेंगे, और दिसंबर के टाइम पर ये जो चीज़ें हैं ये निकल कर आएंगी, ठीक है। इसके बाद आज की डेट में अगर हम बात करें निफ्टी के अंदर कौन कौन सी टॉप 50 कंपनियां, तो मैं आपको बता दूं, अदानी पोर्ट, एशियन पेंट, एक्सिस बैंक, बजाज ऑटो, बजाज फाइनेंस सर्विसेज, बजाज फाइनेंस, भारती एयरटेल, बीपीसीएल, ब्रिटानिया इंडिया, सिप्ला इंडिया, कोल इंडिया, डिविस लैब, डॉक्टर रेड्डी लैब, एंकर मोटर, ग्रासमिन इंडिया, एचसीएल टेक, एचडीएफसी बैंक, एचडीएफसी लाइफ, हीरो मोटोकॉम कॉर्पोरेशन, हिंडल कंपनी, हिंदुस्तान यूनिलीवर, आईसीआईसी बैंक, इंडसलैंड बैंक, इंफोसिस, इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन, आईटीसी, जीएसडब्ल्यू सीमेंट, कोटेक बैंक, एलएनटी, एम&एम, मारुति सुजुकी, नेस्ले इंडिया लिमिटेड, एनटीपीसी, ओएनजीसी, पावर ग्रिड कॉर्पोरेशन, रिलायंस इंडिया, रिलायंस इंडस्ट्रीज, एसबीआई लाइफ, एसबीआई बैंक, श्री सीमेंट, सन फार्मा, टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट, टाटा मोटर, टाटा स्टील, टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, टेक महिंद्रा, टाइटन, अल्ट्राटेक सीमेंट, यूपीएल और विप्रो। और अगर हम टॉप पाँच करेंसीज की बात करें जिनको हम एचडीआर बोलते हैं, जहाँ से आईएमएफ लोन लेती है, तो वो पांच करेंसी यूएस डॉलर, यूरो, ब्रिटिश पाउंड, जैपनीज येन और चाइनीज़ युआन है, ठीक है। और बस आज के हिंदू न्यूज़पेपर के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए पीस आउट।